वह कौन सा देश है जो यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों में नहीं चुना गया? इसका करेक्ट आंसर है सूडान। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए ने बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, लताविया और लाइबेरिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना है। इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 जनवरी 2026 से, जो कि 2 वर्षों तक चलेगा, यानी 2026 से 27 के लिए। इससे पहले वर्ष 2024 में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया था, जिनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। पाकिस्तान को वर्ष 2025 के लिए यूएनएससी 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो वर्ष 2025 से 26 के कार्यकाल के दौरान यूएनएससी आतंकवाद रोधी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने के प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी, जिनमें शामिल है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिनके पास वीटो शक्ति है। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और इनका चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है, जिसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, भले ही उम्मीदवार निर्विरोध क्यों ना हो। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 9 जून। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस हर साल 9 जून को मनाया जाता है। इस दिन को रिकॉर्ड्स और अभिलेखागारों को समझने और उनके संरक्षण के महत्व की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2007 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद ने 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाने का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार संगठन है और इसका कार्य है अभिलेखागार के संरक्षण और प्रबंधन करना। फ्यूजेरियम ग्रैमिनियरम जो फसलों में रोगजनक है, इनमें से क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कवक। फ्यूजेरियम ग्रैमिनियरम जो फसलों में रोगजनक कवक है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कवक हेड ब्लाइट का कारण बनते हैं, जो गेहूं, जौ, चावल और ओट्स जैसी फसलों पर एक विनाशकारी बीमारी है। इनसे फसलों में सड़न पैदा होती है, जो उत्पादन को नुकसान पहुंचाती है। इस कवक के नुकसान, इससे फसल के दाने हल्के, सिकुड़े हुए और जहरीले हो जाते हैं और पैदावार खराब हो जाती है। यह एक रोगजनक है जो हर साल दुनिया भर में किसानों के आर्थिक नुकसान के लिए जिम्मेदार है। भारतीय सरकार द्वारा शुरू भारतीय भाषा अनुभाग किस नीति दस्तावेज या पहल से प्रेरित है? इसका करेक्ट आंसर है नई शिक्षा नीति 2020। भारत सरकार द्वारा शुरू भारतीय भाषा अनुभाग, यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत से जुड़ी हुई है, जो मातृभाषा आधारित शिक्षा और प्रशासन पर जोर देती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य है भारत के प्रशासनिक कामकाज में विदेशी भाषाओं की महत्ता को कम कर निर्णय लेने और आधिकारिक संचार में मातृभाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह कदम भाषाई समावेशन के दृष्टिकोण के अनुरूप है और भारत की भाषाई विविधताओं के माध्यम से एकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय बजट 2024-25 में इस पहल के लिए 56 करोड़ का प्रावधान किया गया था। सी-डैक इस प्रणाली को तकनीकी रूप से विकसित करेगा। इसमें सरकारी पत्रों और दस्तावेजों का तत्काल उच्च गुणवत्ता वाला अनुवाद करने की सुविधा होगी, ताकि सभी भारतीय भाषाओं में संवाद संभव हो सके। नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने अपने नाम किया? इसका करेक्ट आंसर है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने 7वीं बार नॉर्वे शतरंज में जीत हासिल की। इसके अलावा इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर फैबियानो कारुआना, तीसरे पायदान पर गुकेश डोमराजू और चौथे स्थान पर हिकारू नाकामुरा रहे। यह एक वार्षिक शतरंज टूर्नामेंट है, जिसका 2025 में 13वां संस्करण था। 2025 का यह संस्करण
26 मई से 6 जून 2025 तक चला, जिसमें 4 देशों के 6 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। यह न केवल पुरुषों बल्कि महिलाओं दोनों ने भाग लिया था। यह चैंपियनशिप कार्लसन और गुकेश के बीच पहला शतरंज मुकाबला था, जिसके अंत में कार्लसन विश्व चैंपियन बने। वहीं 2025 के नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं में अन्ना मुज्जेचुक यूक्रेन से विजयी बनी। महिलाओं की सूची में दूसरे नंबर पर ली तिंगजे और तीसरे नंबर पर कोनेरू हम्पी रहीं, जो भारत से हैं। रोहिणी ग्राम पंचायत, जिसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। रोहिणी ग्राम पंचायत, जिसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड पुरस्कार मिला है, यह महाराष्ट्र के धुले जिले के शीरपुर तालुका से संबंधित है। 100% आदिवासी आबादी वाला यह गांव अब प्रौद्योगिकी आधारित ग्रामीण शासन का राष्ट्रीय मॉडल बन गया है। रोहिणी ग्राम पंचायत को 1.45 लाख आवेदनों में से एक चुना गया है। 9 जून 2025 को विशाखापट्टनम में हुए 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में इसे सम्मानित किया गया। ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन की दिशा में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस ग्राम पंचायत को ग्रासरूट्स लेवल इनिशिएटिव्स श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया। वहीं अन्य विजेता रहे सिल्वर पुरस्कार, जो पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत त्रिपुरा को मिला। वहीं जूरी पुरस्कार पलसाना गुजरात और सुकटी उड़ीसा को मिला। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार हर साल देश भर में ई गवर्नेंस की सर्वश्रेष्ठ पहलों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 10 लाख की नकद राशि शामिल होती है। ये पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी, जिन्हें राज्यपाल की पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया है, किस सैन्य बल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना की अधिकारी मनीषा पाढ़ी राज्यपाल की पहली महिला एडीसी नामित की गई हैं। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई हैं। वे भारतीय वायुसेना की अधिकारी रहीं और इन्हें मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू काम्बामपति की एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह औपचारिक समारोह 29 नवंबर 2024 को राजभवन आइजोल में आयोजित किया गया था। यह महिला सशक्तिकरण और सशस्त्र बलों में बढ़ती लैंगिक समानता का प्रतीक है। इस नियुक्ति से रक्षा सेवा और प्रशासनिक संरचनाओं में महिलाओं की भूमिका को नई दिशा दी गई है। एडी कैंप यानी एडीसी एक सैन्य अधिकारी होता है जो किसी उच्च पदस्थ अधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल या सैन्य प्रमुख की सहायता करता है, विशेष रूप से औपचारिक, प्रोटोकॉल और प्रशासनिक क्षेत्रों में। राष्ट्रपति के पास कुल 5 एडीसी होते हैं, जिनमें 3 थल सेना, 1 नौसेना, 1 वायुसेना और एक टेरिटोरियल आर्मी से मानद एडीसी। सैन्य प्रमुखों के पास आमतौर पर 3 एडीसी होते हैं। राज्यपाल को आमतौर पर 2 एडीसी मिलते हैं, एक सशस्त्र बलों से और एक पुलिस सेवा यानी आईपीएस या राज्य पुलिस से। वहीं जम्मू कश्मीर में दोनों एडीसी सेना से होते हैं।